वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और हमेशा जब अल्लाह पाक की जब नेमतों को मैं देखती हूँ तो उसका शुक्र बजा लाती हूँ। लेकिन अल्लाह पाक जब कोई भी हमें आजमाइश देता है या कोई भी इम्तिहान में डालता है तो हमारे ये नहीं फोकस होना चाहिए या हम ये कहें कि अल्लाह पाक ने हमें ही इन तकलीफ़ों में मुब्तला किया है, कि हम ही अल्लाह को नज़र आते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। तो हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और ये भी बात बता दूं कि जब कोई भी ऐसी तकलीफ़ या बीमारी आती है तो अल्लाह पाक के हम बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं, यानी कि हम उनकी अल्लाह पाक की नज़रों में ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें, अगर कोई भी तकलीफ़ आ जाए तो अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र करें कि अल्लाह पाक ने हमें भी खुशियों में भी मुंतखब किया और बीमारियों में भी हमें याद रखा। वरना ऐसा होता है कि हम दुनिया में इतने महव हो जाते हैं, अर्निंग, ये वो, अला बला शला। अल्लाह पाक इतनी सारी नेमतें देता है तो सोच लें कि इसमें भी कोई राज है, कि ये ना हो कि हम अल्लाह को भूल बैठे हो या अल्लाह हमें भूल बैठा हो। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो याद रखिएगा, ये तकलीफ़ें भी अल्लाह का शुक्र बजा लाने के लिए अल्लाह पाक हमें देखते हैं कि हम उसकी तरफ कब जो है दोबारा टर्न लेते हैं, हम उनकी तरफ कब रुजू करते हैं, ये भी ज़रूरी है। लेट्स सी, आज मैं जैसे अक्टूबर शुरू होता है, जैसे अक्टूबर का महीना शुरू होता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा, आपने देखा होगा पूरे वर्ल्ड में कैंसर, यानी कि छाती का कैंसर कहेंगे, ये भी कह सकते हैं हम छाती का सरतान, और ये कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है और डिफरेंट सेमिनार और अवेयरनेस प्रोग्राम्स को कंडक्ट किया जाता है हमारे मुल्क में या पाकिस्तान से बाहर या पूरे वर्ल्ड में। ये अवेयरनेस आप गूगल पे देखें और डिफरेंट जगहों पर देखें। पहले ये होता था कि ये प्रॉब्लम्स, अब हम सोचते हैं कि यार ये ब्रेस्ट कैंसर को ऑफ कोर्स ख़वातीन बात करते हुए भी ज़रा सा उसमें शर्म महसूस करती हैं, और अगर उनको ये प्रॉब्लम भी होता है तो वो अपनी, अगर वो गैदरिंग में रहती हैं, एक ख़ानदान में, कम्युनिटी में रहती हैं, तो वो इसको बताते हुए ज़रा सा डरती भी हैं। अब उसमें क्या क्या अलामात हो सकती हैं? ऑफ कोर्स कोई कहता है कि रसोलियाँ बनती हैं, कोई कहता है गिटलियाँ सी हैं, कोई कहता है कि पस आना शुरू हो जाता है, आपके मतलब प्रॉब्लम्स, इस तरह की बहुत सारी जो हैं वो इंडिकेशन होती है लाइक। लेकिन हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल लाइटली लेते हैं। लेकिन अब वो वक्त नहीं है। अब जैसे ही कोई भी इंडिकेशन होती है, आपको फील होता है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, तो फ़ौरन वो डॉक्टर से रुजू करती हैं जो इसके बारे में जानती हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी इसकी अवेयरनेस से महरूम हैं। हमारे घर की ख़वातीन ख़ास तौर पे, जो हमेशा अपने हाउस वाइफ टाइप की होती हैं और वो बिल्कुल अपनी दुनिया में, अपने बच्चों में, ठीक है मैं ठीक हो जाऊंगी, पेन किलर खा लिया, उसने रिकमेंड कर दिया, सेल्फ मेडिकेशन चल रही होती है, तो ये बहुत डेंजरस है। तो वो जो इनिशियली, क्योंकि कैंसर आपको पता है जब ये शुरू हुआ था तो लोगों के ऑर्गन काट दिए जाते हैं, लेग में हो, बाजू में हो, कहीं पर भी हो। ये बहुत डेंजरस है, इसको आप लाइटली मत लें। तो ऑफ कोर्स मैं ये बात कहना चाहूँगी कि इससे पहले कि आपकी ज़िंदगी में मज़ीद तकलीफ़ हो, आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। और ख़वातीन ऑफ कोर्स लेडी डॉक्टर के पास जाएं और बताएं कि आपके ब्रेस्ट में क्या प्रॉब्लम है, पेन क्यों हो रहा है। आप उसको छोड़ के इतनी दूर ले जाती हैं कि वो बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेट्स सी, आज हम इसके बारे में, इसकी अलामात कैसे होती हैं, इसे हम इसकी तशख़ीस कैसे कर सकते हैं, इसको हम अपने आप को सेफ कैसे कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स सी, हमारे दरमियान यहाँ पर बड़ी प्यारी प्यारी बहनें मौजूद हैं और अक्टूबर का महीना है, ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर पूरे वर्ल्ड में अवेयरनेस और सेमिनार्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। और मैं दिल की गहराइयों से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक, अगर किसी को भी, चाहे वो जेंट्स में हो या ख़वातीन में, ये ज़्यादा इसकी इंडिकेशन होती हैं, अल्लाह पाक सब ख़वातीन को महफूज रखे और इस गंदी सी बीमारी से निजात दे। आमीन सुम आमीन। एंड थैंक्स फॉर माय टीम, बिकॉज स्पेशली जब भी गुड मॉर्निंग विद सभी में पाकिस्तान में या पूरे वर्ल्ड में कोई भी डे होता है तो हम उसको पूरा इसके ऊपर जो है वो रिसर्च करते हैं कि अभी क्या है, अभी क्या, हम लोग उसको हम कोशिश करते हैं अपने गुड मॉर्निंग विद सभी में आपको अवेयरनेस दे सकें। आपको अवेयरनेस से महरूम नहीं करते, बस आप ये याद रखिएगा
कि इस अवेयरनेस का मतलब ये है कि फ़ौरन आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करें। आप इसको ये नहीं इस कान से सुना उस कान से निकाल दिए, ये फिर आप लोगों के लिए, आपके आने वाले बच्चों के लिए नुकसानदेह है। लेट्स सी, यहाँ पर बहुत ही सीनियर डॉक्टर्स मौजूद हैं। अब बात करेंगे जब हम कैंसर की, तो ऑफ कोर्स खाने पीने का भी बड़ा अकाउंटेबल है कि हमें कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी नहीं। न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं मिलवाऊंगी यहाँ पर जो है डॉक्टर सबिहा रिजवान मेरे के साथ में बैठी हुई है, बड़ी प्यारी सी मेरी बहन एंड ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबिहा रिजवान, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। एंड थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। और मेरे इस राइट हैंड पर मेरी प्यारी बहन बैठी हैं डॉक्टर ज़बाला, प्रोफेसर डॉक्टर ज़बाला, फूड न्यूट्रिशनिस्ट एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं ज़बाला? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक्स फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। अच्छा जी, दोनों मेरी बहनें, और पहला सवाल मैं अपनी बहन से ऑफ कोर्स सबिहा से करूंगी, और वो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है? ब्रेस्ट कैंसर ख़वातीन में पाया जाने वाला सबसे आम कैंसर बनता जा रहा है। ख़ुसूसन अब अगर हम साउथ एशिया के ममालिक में देखें तो पाकिस्तान में इसकी शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये कैंसर एक गुठली से शुरू होता है। गुठली अमूमन हमारे अपने ही बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मली ग्रो करने लग जाते हैं, तो वो एक गुठली की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। ये गुठली अगर ब्रेस्ट में रहती है तो हमें गुठली के तौर पे महसूस होती है, लेकिन ये अपने आसपास के इलाकों को भी मुतासिर करने लग जाती है। जैसे कि ये सेल्स अगर बगल में चले जाते हैं तो बगल की गुठली भी नमूदार हो जाती है। लिवर में भी जा सकते हैं यही कैंसर सेल्स, फेफड़ों में भी जा सकते हैं और हड्डियों में भी जा सकते हैं। तो इसकी जल्द तशखीस इसीलिए बोला जाता है कि जल्द से जल्द करनी चाहिए, ताकि अगर हम पकड़ें भी इस बीमारी को तो वो ब्रेस्ट में ही पकड़ लें। अच्छा, इसकी क्या रीजंस हो सकती हैं? हमारा स्ट्रेस, हमारा खान पीन, क्या चीज़ ऐसी जो ये ब्रेस्ट कैंसर जो है बॉडी में आ जाता है? इसकी कोई एक वजह नहीं है कि जिससे मैं कहूँ कि ये कर लिया हमने तो ब्रेस्ट कैंसर हो गया। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, जिसमें से एक अहम फैक्टर तो औरत होना ही है। औरत होना खुद इस बीमारी की एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा बढ़ती हुई उम्र यानी एजिंग, पीरियड्स का जल्दी आ जाना और देर से ख़त्म होना, ब्रेस्ट फीड ना कराना या बच्चा ना पैदा होना, नली पैरिटी जिसे हमारी ज़बान में कहते हैं, और भी बहुत से फूड के फैक्टर्स हैं। मुर्गन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल है हमारे यहाँ, फल का इस्तेमाल कम, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कम, स्मोकिंग, एक्सरसाइज ना करना, और कुछ जीनियाती फैक्टर्स यानी जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं। कुछ फैमिली में ये बीमारियाँ रन कर रही होती हैं, खुसूसी एक ख़ास किस्म की म्यूटेशंस होती हैं जो रन कर रही होती है, जिसकी वजह से ये कैंसर हो सकता है। अच्छा, आपने कहा कि ये विरासत में किसी को हो, फैमिली में मम्मा को, तो मे बी ट्रांसफ़र टू, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन है तो ऑफ कोर्स जेनेटिक भी हो सकती है। जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से कि न सिर्फ वालदा, बहन या नानी या दादी, फुप्पो, मैटरनल एंड पैटर्नल बोथ फैमिली मेम्बर्स अगर इफ़ेक्ट हों और उनमें ये जेनेटिक म्यूटेशन पाई जाए तो उन ख़वातीन को ये ख़तरा ज़्यादा होता है ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा, सबिया ये बताइए कि ये सिर्फ ख़वातीन को ज़्यादा होती है, परसेंटेज में मैंने देखा कि मर्दों को भी होती है? जी हाँ, मर्दों को भी होती है, लेकिन मर्दों में इसकी शरह कम होती है। जैसे कि अगर 100 ख़वातीन हैं तो 99% ख़वातीन उससे इफ़ेक्ट हो सकती हैं और 1% सिर्फ मर्द होते हैं जो इफ़ेक्ट हो सकता है। ओके। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर फॉर एग्जांपल कोई फीडिंग कर रहा हो ममा, और क्या उसके सिम्टम उसके बच्चे में या बच्ची में ट्रैवल कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है जो एक मरीज से दूसरे मरीज तक मुंतकिल हो जाए। ओके। जेनेटिक फैक्टर्स एक अलग चीज़ है, लेकिन ये कोई इन्फेक्शन नहीं है जो एक से दूसरे इंसान को लग जाए। यानी कि अगर किसी को अल्लाह ना करे माँ को ब्रेस्ट कैंसर है तो वो अपने बच्चे को फीड करवा सकती है? बिल्कुल करा सकती है। वेरी एकदम सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग न्यूज़ मुझे मिली, समझ लें कि ये मेरी भी नॉलेज में नहीं थी, और मैं एक्सेप्ट करती हूँ जो मुझे नॉलेज नहीं होती मैं कह देती हूँ मुझे नहीं मालूम। और ये हम लोग कभी कभी ना इतने घर में जो है दादी नानी बड़ी वो हो जाती हैं, नहीं 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 मेरे बच्चों को, मेरी औलाद की औलाद को ऐसा ना करे, तो उसको एक बिल्कुल एक हवा सा बना लेती हैं और बहुत डीमोटिवेट करती हैं। आज हम बहुत सारी बातों को यहाँ पर ऑफकोर्स डिस्कस करेंगे, और आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। अल्लाह न करे आपके इर्द गिर्द आपकी बहन को, आपकी मम्मा को
किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो देन आप यहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हैं कि इससे हम कैसे बच सकते हैं। बात हो रही है ऑफ कोर्स जब कोई बीमारी होती है तो हमें बहुत सारी चीज़ों से डॉक्टर्स मना फरमा देते हैं, ये जी आपने नहीं करना, ये नहीं खाना, इस तरह सोना है, इस तरह जो है अपना ख्याल रखना है। मुझे बहुत पहले पता चला कि जब अगर अल्लाह ना करे आपको कैंसर हो जाए तो बंद गोभी बहुत अच्छी होती है, मतलब हरी सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन ये बेहतर तो न्यूट्रिशनिस्ट ही बता सकती हैं। तो मैं पूछती हूँ जुबाला कि खाने पीने में ऑफ कोर्स अगर ये इंडिकेशन हो जाए कि ब्रेस्ट कैंसर है तो हम खाना पीना कैसे जारी कर सकते हैं? देखिए सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की ही बात नहीं है, ओवरऑल जनरली जब हम देखते हैं और कोई भी कैंसर पेशेंट होता है, जिस तरह से डॉक्टर सबिहा ने बताया कि एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है सेल्स की, तो बेसिकली उस एबनॉर्मल ग्रोथ को हम किस तरीके से डिले कर सकते हैं। तो उसमें जो है वो थेरेपीज़, डिफरेंट थेरेपीज़ जो वो हो रही होती हैं, तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमें अब फूड कौन सा जो है वो फोकस करना है। तो जो मेन इशू आता है वो ये आता है कि हमें प्रोसेस्ड फूड जो है उससे अवॉइड करना है, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली हम प्रिजर्वेटिव्स वगैरह ऐड करते हैं, और प्रिजर्वेटिव जब ऐड हो जाते हैं ज़ाहिर है जब भी किसी भी फूड की शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप प्रोसेस्ड फूड जो है उसका इस्तेमाल कम से कम करें, और कैंसर पेशेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर फ्रेश फूड कंज्यूम करते हैं, करना चाहिए उनको, चाहे वो फ्रूट्स हों, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, इवन के आपने खीरा भी काटा तो काट के अगर आपने 1 घंटा भी रख दिया तो उसको वो कंज्यूम नहीं करना चाहिए कैंसर पेशेंट्स को, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कहाँ पे कितना माइन्यूट जो है ना वो माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई है उसके अंदर। तो वो एक हेल्दी पर्सन तो आराम से कंज्यूम कर सकता है और वो उससे लड़ भी सकता है, लेकिन एक कैंसर पेशेंट का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है, तो फिर वो उससे फाइट नहीं कर सकेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप फ्रेश कोई भी चीज़ फ्रेश कंज्यूम करें, चाहे वो कोई भी खाना हो, आपने फ्रिज में भी रख के नहीं खाना, आपने 1 घंटा पहले काट के भी नहीं खाना, आपने फ्रेश उसको कंज्यूम करना है। बस एक काम करें, वो प्लेट और छुरी लेके बैठे उसी वक्त काटे उसी की बेहतर है। Really, मैं सच कह रही हूँ, वो क्या है उसको कम से कम उसकी बॉडी को वो न्यूट्रिशन वैल्यू तो मिल सकती है ना। और ये मैं तो समझती हूँ किसी मरीज को नहीं बल्कि हर पर्सन को ये करना चाहिए, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, ये जो लोग नारियल का पानी, क्योंकि भी एक ऑफ कोर्स डिफरेंट डिजीज के तौर पे ये मेंशन हुआ है कि कैंसर पेशेंट को बेसिकली क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इनटेक करनी चाहिए अगर उनका कोई ये इंडिकेशन हो जाए कि इसको कैंसर है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो खास मैं चाहती हूँ कि पता चले कि वो अपने रूटीन में इसको शामिल कर लें? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि आपको स्वीटेंड चीज़ों से ना वो बहुत परहेज करना होता है, क्योंकि मीठा जी, क्योंकि डॉक्टर सबिहा मुझे सेकंड करेंगी कि शुगर पे ना कैंसर सेल्स बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। Oh my God. तो आपको शुगर की चीज़ें जो है ना वो आपको अवॉइड करनी है टोटली, क्योंकि जाहिर सी बात है आप ये अज्यूम करें कि अगर आप वो कंज्यूम कर रहे हैं तो आपके सेल्स जो हैं वो मजीद बढ़ रहे हैं, कैंसर सेल्स। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम फ्रूट्स की या वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली हम बात कर रहे होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की, कि आपने ऐसी चीज़ कंज्यूम करनी है जो आपके सेल्स की मेम्ब्रेन को ऑक्सीडेशन से रोके, यानी खराबी से रोके, ताकि वो सेल्स ब्रेक ना हो सके। क्योंकि जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनकी थेरेपीज जब चलती हैं तो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, यानी कि आपका सेल जो है वो ब्रेक हो रहे हैं मुस्तकिल। तो अब जब वो सेल बनेंगे नहीं तो वो सारे टूटते ही चले जाएंगे, तो फिर आपके अंदर स्ट्रेंथ कैसे आएगी, आप हेल्दी किस तरह होंगे? इट्स मीन कि आप ये कहना चाह रहे जुबाला जी के जिसमें फाइबर हो और जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हो, जिससे ये हो कि हमारे ब्लड को जो चीज़ें चाहिए वो इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में उनके थ्रू वो मिल सके, जैसे अंगूर में, अनार में, हर तरह का नारियल का पानी और खीरा, बंद गोभी, ऐसी चीज़ें जी। लेकिन उसमें एक एहतियात बहुत ज़रूरी है कि जो थिन स्किन के फ्रूट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी आपकी, फॉर एग्जाम्पल, बहुत जल्दी उसमें फंगस ग्रो कर जाता है, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। तो ऐसा फ्रूट कंज्यूम करें जिसकी स्किन थिक हो, ताकि वो अंदर से बिल्कुल सिक्योर हो। जैसे कीनू,
जैसे कीनू आप ले सकते हैं, Okay. जैसे आप बनाना ले सकते हैं। लेकिन ये है कि थिन फ्रूट्स, जो थिन लेयर्ड फ्रूट होते हैं, उनका ये होता है कि वो बहुत जल्दी एक्सपायर हो अच्छा, जाते हैं। यूं कह सकते हैं जो फ्रूट कवर्ड हो तो वो ज्यादा फायदेमंद है। प्रॉपरली कवर्ड हो, थिक Oh, स्किन में, मोटी हाँ। स्किन हो, तो वो आप कंज्यूम करें तो उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। ओके, अनार में बहुत ज्यादा, हाँ, शिफा है, बहुत ज्यादा शिफा है। मेरी प्यारी बहन, अब बात करूंगी ऑफ कोर्स, मैं चाहूँगी कुछ डिटेल में आप आंसर दे, बहुत शॉर्टली मेरी बहन जवाब देती है, एकदम खत्म हो जाता है। मैं चाहती हूँ अब नाज़रीन को पूरा एक हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम इसको डिटेल में प्रेजेंट करें और लोगों को सही अवेयरनेस मिल सके, ख़वातीन को ख़ास तौर पे। इनिशियली कभी भी हमें मालूम ही नहीं होता कैंसर हो गया। बिल्कुल। कितनी बार ऐसा मैंने लोगों को सरप्राइज, एक स्कूल में एक बड़ी अच्छी मेरी प्यारी बहन है और उन्होंने मुझे बताया कि सरप्राइज, मैंने कैंसर कैसे हो गया, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरा बेटा मुझे डॉक्टर के पास लेके गया और हम तो अपनी ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे, पता चला कि मुझे ये कैंसर का एक अलामत नज़र आई। मैं हैरान परेशान। तो यानी कि हमें कोई पेन या कुछ ऐसा फील नहीं होता कि हमें ये प्रॉब्लम है। एक तो ये इसका आंसर, ये दूसरा कि हम कितने टाइम के बाद अपने कैंसर की इंडिकेशन मालूम करने के लिए ब्लड टेस्ट करवाने जाए, ताकि अल्लाह ना करे ये हमें पहले 6 महीने 3 महीने, ये पहला सवाल। दूसरा उसके बाद सेकंड। देखिए, आपने पहला सवाल किया कि चोट लगी और जाके फिर हमने दिखाया तो पता लगा कि Surprise, कैंसर हो गया। हाँ। असल में जो ब्रेस्ट की गुठली होती है, जिसको ब्रेस्ट लंप हमारी ज़बान में कहा जाता है, वो पेनलेस होती है, यानी कि उसमें दर्द नहीं होता। ओके। तो ये जो चोट लगती है या कोई ज़ख्म हो जाता है, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है मरीज़ के लिए, कि जब चोट लगती है तभी उनको पता लगता है कि इनकी छाती में कोई गिल्टी भी थी। अमूमन हमारी ख़वातीन अपना ख्याल नहीं रखती हैं और उनको ये भी नहीं पता होता कि उनके जिस्म में कोई गिल्टी या कोई ब्लड का डिस्चार्ज नमूदार हो गया है, ठीक है। या फिर उनकी छाती के साइज में तब्दीली आ गई है, या फिर निपल अंदर धंस गई है, या उसमें कोई शेप में कोई तब्दीली आ गई है, ब्रेस्ट में और निपल में भी। ये सारी अलामात होती हैं जो कि हमें अपने अंदर रोज़ देखनी चाहिए और बाकायदा हर महीने अपना मुआयना करके देखना चाहिए कि कोई हमारे अंदर तब्दीली तो नहीं आई है, ताकि हम उस चोट का या उस ज़ख्म का इंतज़ार ना करें, वो लगे तो फिर हमें पता लगे। क्योंकि अमूमन ये गुठली जो होती है वो तकलीफ़ नहीं करती है, ब्रेस्ट की गुठली। ओके। अच्छा, दूसरी बात ये कि सिर्फ गुठली का नमूदार हो जाना ही कैंसर नहीं होता। ओके। जैसे कि मैंने अर्ज किया कि निपल से डिस्चार्ज, अमूमन तौर पे निपल से डिस्चार्ज आता है जब माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। दूध पिलाने वाली माओं के अलावा अगर डिस्चार्ज आए, जैसे कि ब्लड या फिर सादा पानी, सादा पानी आपके निपल से आने लगे, आपने ब्रेजर चेंज किया और उसमें देखा कि कोई ब्लड का स्टेन लगा हुआ है, कोई गीली हुई हुई है ब्रेजर, और आपको नहीं पता ये पानी कहाँ से आया है या ये खून कहाँ से आया है, तो प्लीज़ अपने आप को चेक करें। या फिर अगर आप खुद चेक करने में कोई एबनॉर्मेलिटी फील करें तो अपने एक्सपर्ट, किसी डॉक्टर, करीबी किसी डॉक्टर या फिर किसी एक्सपर्ट जो इस चीज़ के माहिर हैं, ब्रेस्ट के माहिर हैं, उनको जाके दिखाएं। ओके। अच्छा, आपका दूसरा सवाल कितने मंथ बाद हमें? अच्छा, अगर हमें सेल्फ एग्जामिनेशन यानी कि खुद का मुआयना करने पे कोई गिल्टी या कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी हम कीन हैं कि कहीं खुदा ना खास्ता हमें ब्रेस्ट का कैंसर तो नहीं हो गया है, तो उसके लिए कोई ब्लड टेस्ट नहीं होता, उसके लिए एक स्पेशल एक्सरे होता है जिसे मैमोग्राम कहा जाता है। ये छाती का खुसूसी एक्सरे होता है जो कि अमूमन उन ख़वातीन में किया जाता है जो 35 साल से ज़ायद उम्र की हो, ठीक है, ताकि हम एक्सरे में देख सकें कि कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चेंज, कोई ऐसी बीमारी जिसके लिए आगे कोई फर्दर ट्रीटमेंट या फर्दर कोई डायग्नोसिस बनाने की फर्दर ज़रूरत है। अगर जैसे ख़वातीन हैं वो जो कि 35 से कम उम्र की हैं, उनके लिए एक्सरे ये नहीं होता, उनके लिए अल्ट्रासाउंड होता है। उनको ये चाहिए कि ये अल्ट्रासाउंड कराएं और आके जो स्पेशलिस्ट होते हैं ब्रेस्ट के, उनको आके देखें। हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम भाई, माशाल्लाह आपका आज प्रोग्राम बहुत ही सीरियस टॉपिक पे और अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर का दिन मनाया जा रहा। तो मेरा एक सवाल था अपना, हमारी जो दोनों स्पेशलिस्ट बैठी हैं, डॉक्टर सबिया रिजवान और डॉक्टर जुबाला से, कि ये जो एक रिवाज है प्लास्टिक सर्जरी कराने का या एस्थेटिक सर्जरी कराने का, तो इससे क्या इम्कानात हैं ब्रेस्ट कैंसर के अपने बढ़ने में?
या होने में। ओके, आपका नाम क्या है, कहाँ से कॉल किया आपने? मैंने कराची से कॉल की है, डॉक्टर एवर्स बात कर रहा हूँ। ओके डॉक्टर एवर्स, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, हम इसका आंसर ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहबा। जब हम एस्थेटिक सर्जरी के लिए जिसमें ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन भी आती है एंड ब्रेस्ट रिडक्शन। ऑगमेंटेशन का मतलब है कि वो ख़वातीन हैं जिनके ब्रेस्ट छोटे होते हैं वो बड़ा कराने के लिए सर्जरी कराती हैं, और रिडक्शन का मतलब ये है कि जिनके बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और वो प्रॉब्लमेटिक हो रहे होते हैं उनके लिए, तो उसको छोटा कराने के लिए सर्जरी कराती हैं। उससे रिस्क नहीं होता, लेकिन इस सर्जरी को परफॉर्म करने से पहले जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर या कोई ऐसी अलामत ना हो। उसके लिए हम मैमोग्राम कराते हैं और ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं, ये मेक श्योर करने के लिए कि कोई ऐसी अलामत नहीं है। और जब ये सर्जरीज हो जाती हैं उसके बाद भी हम यही रिकमेंड करते हैं कि 35 या 40 साल से जो ज़ायद उम्र की ख़वातीन हैं वो अपना ईयरली मैमोग्राम कराती हैं। अच्छा, मैं एक और सवाल सबिया जी से करूंगी, और वो ये कि बहुत सारे क्वेश्चन हमने, एक तो हमने इनिशियली सारी बातें की, अब पूछा जाएगा कि मैं ये पूछना चाहूँगी कि फॉर एग्जांपल ये हो, हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमारे पास ये इनिशियली है, अब डेंजरस है और अब ये क्योर नहीं हो सकता? इस सवाल का आपने आंसर देना। नाज़रीन, आप हमें इस वक्त ज्वाइन कर सकते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी में। स्पेशली हम कैंसर पे बात करें, ब्रेस्ट कैंसर पे। इसमें ख़वातीन में ज़्यादा रेशो होता है, मर्द में कम होता है, लेकिन दोनों में होता है। अगर आपके इर्द गिर्द किसी को भी ये इंडिकेशन हो रही है तो देन आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी में। सबिया की जानिब चलूँगी। सबिया जी, मैंने क्वेश्चन किया था कि आया कि ये पता चले कि हमारे कौन सी स्टेज पे ये मौजूद है और अब ये क्योर हो सकता है कि नहीं हो सकता। कभी ऐसा भी होता है कि कोई पेशेंट ऐसा आ जाए कि वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे, उसकी कितनी परसेंट, 75% में बैक हो सकता है, 95 में, या नहीं हो सकता? ब्रेस्ट कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें स्टेज 1, 2, 3 एंड 4 है। स्टेज 1 वो होता है जो कि अमूमन बहुत छोटा कैंसर होता है। अमूमन ऐसे लोग होते हैं जो हम मैमोग्राम स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स में होते हैं और ये जल्दी पिक कर लेते हैं। Okay. पाकिस्तान में इसकी शरह 10% से कम है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमारे यहाँ स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स नहीं है, लोग इतना ज़्यादा अपना मुआयना खुद से नहीं करते हैं। ये तो इसलिए हमारे की बाहर वेस्ट के ममालिक में स्टेज 1 के कैंसर को बहुत जल्दी पिक कर लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे मास स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं। अच्छा, स्टेज 2 और स्टेज 3 के कैंसर वो होते हैं जिसमें स्टेज 2 में गुठली नमूदार हो जाती है, हमें गुठली फील होती है। ऐसे पेशेंट्स हमारे पास ज़्यादातर आते हैं। और स्टेज 3 में हमें बगल में भी गुठली महसूस होने लग जाती है। ये वो कैंसर होते हैं जो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं और अमूमन इन्होंने स्किन या फिर पीछे जो चेस्ट वॉल का हिस्सा होता है उसको भी पकड़ा हुआ होता है। स्टेज 4 के कैंसर वो होते हैं, जैसे कि मैंने अपने आपके प्रोग्राम के शुरू में अर्ज किया था कि ब्रेस्ट की गुठली ब्रेस्ट से निकल के जिस्म के बाकी अज़ा में भी ट्रैवल करने चली जाती है। यानी कैंसर सेल्स निकल के लिवर में चले जाएं, फेफड़ों में चले जाएं, हड्डियों में चले जाएं। ये वो कैंसर होता है जिसमें हम क्योर का वर्ड यूज़ नहीं करते, पेलिएटिव ट्रीटमेंट देते हैं। यानी हम सिम्टम्स की ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। अगर जिगर में चला गया है तो उसने जिगर की नाली को ब्लॉक कर लिया है तो हमें यरकान के साथ प्रेजेंट करेगा। हड्डियों में चला गया है तो फ्रैक्चर के साथ प्रेजेंट कर सकता है, या हड्डियों में शदीद दर्द के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, या फिर अगर फेफड़ों में चला गया है तो सांस की तकलीफ हो सकती है। ओह माय गॉड जी। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे आपने अभी मुझे स्टेज के बारे में बताया, ये बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल जब ये हो जाता है किसी भी लेडी को, चलो मैं ज़ुबारा किससे भी ये पूछती हूँ कि जिस तरह की इंडिकेशंस ये बता रही हैं स्टेज 1 बाय 1, और हम खाने पीने की जब बात करते हैं तो ये मुझे जहन में कुछ बहुत सारे ऐसे सवालात चल रहे होते हैं। मैं कहती हूँ यार, हम लोग अगर इस प्रॉब्लम में आ ही गए, जैसे इन्होंने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ स्टाइल में, जैसे फास्ट फूड खा लिया ज़्यादा रेगुलर, क्या रेगुलर आउटसाइड, अब जो लोग ख़वातीन जॉब करती हैं उनको बड़ा मज़ा आता है, आज हमने चाइनीज़, आज हम लोगों ने फास्ट फूड, आज KFC, ये वो, तो क्या इसके इफ़ेक्ट्स हम लोगों के ऊपर ज़्यादा पड़ते हैं? देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब कैंसर डायग्नोज होता है और आपका स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, जो वॉट एवर, तो उसके अंदर हमें ये देखना पड़ता है कि ट्रीटमेंट दी क्या जा रही है। समटाइम्स ये होता है कि कैंसर जो है वो इतना फैला ही नहीं होता और गुठली का रिमूवल कर दिया जाता है। उस सिचुएशन में जो है वो आप काफ़ी हद तक जो है वो अपने आप को बचा लेते हैं उस चीज़ से।
जब आपकी थेरेपी शुरू होती हैं तो उसमें जो एक एडवर्स इफेक्ट आता है वो ये आता है कि जो कीमो की दवाइयाँ या थेरेपी दी जाती है उससे कैल्शियम जो है ना उसकी एब्जॉर्बेंस कम हो जाती है, ओके क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होती हैं बॉडी के अंदर और कैल्शियम जो है ना वो एब्जॉर्ब ज़्यादा नहीं होता। तो इसीलिए कैंसर पेशेंट की हड्डियां जो है वो भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं वक्त के साथ साथ, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इस चीज़ का बहुत आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं कैल्शियम सप्लीमेंट और बहुत हाई डोजेज रिकमेंड करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो जितनी वो कंज्यूम कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो इतनी अवेलेबल भी हो रही है आपकी बॉडी में। तो उसके साथ साथ आपको ऐसा फूड ज़रूर इनटेक करते रहना चाहिए, लेते रहना चाहिए जिसके अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी ज़्यादा हो, क्योंकि अदरवाइज अगर आप वो अवॉइड करेंगे तो फिर आपके पास कैल्शियम की कमी होती है और अल्टीमेटली कैंसर पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनकी बोन्स जो है वो वीक हो जाती हैं। जहाँ तक बात रही इस बात की कि आप जंक फूड जो है वो ले रहे हैं, तो देखें जंक फूड एक पर्टिकुलर अमाउंट में तो एक्सेप्टेबल है एक हेल्दी पर्सन के लिए भी, लेकिन अगर कोई उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है तो वो तो उसके लिए भी नुकसानदेह है। सही, तो एक जिसको कैंसर नई भी बीमारी नहीं वो है तो बिल्कुल उसके लिए भी नुकसानदेह, तो फिर एक कैंसर पेशेंट के लिए किस तरह सही हो जाती है, क्योंकि एक फिनोमिना होता है जिसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। इसका मतलब ये होता है कि ऑयल जो है उसके अंदर एक टर्म होती है फ्री फैटी एसिड जो कि कैंसेरियस होती है, वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। कब डेवलप होना शुरू होते हैं? जब आप ऑयल को बार बार फ्राई करते हैं। हमारे यहाँ ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि हम जो है वो जब अपना कोई खाना फ्राई करते हैं कोई चीज तो हम उस ऑयल को बाकायदा निकाल के अलग से रखते हैं। बाहर ज्यादा होता है, घर में कम होता है, बिल्कुल। outside ज्यादा। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि दोबारा से उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर दोबारा करते हैं। अच्छा, ये तो आप अपने घर में कर रहे हैं, तो आप ये अज्यूम करें कि जब हम कोई बाहर का कोई चीज ले रहे हैं तो वो उस ऑयल को कितनी दफा फ्राई कर रहे होंगे। और हमने ऐसे नमूने हासिल किए और उनके टेस्ट किए तो पता चला कि उनके अंदर एक फ्री फैटी एसिड इतने बन गए कि वो आपकी सेहत के लिए इंतहा से ज्यादा किसी आम आदमी के लिए भी नुकसान ठीक कह रही है, है। बिल्कुल। तो फिर हम वो चीज किस तरह कंज्यूम कर अल्लाह, सकते हैं? क्यों आप ऐसी बातें करें, इतने मजे के गरम गरम पकोड़े, गरम गरम समोसे, और जब वो निकल रहे होते हैं ना, जब वो खाते हैं हम गरम गरम, कितना मजे का समोसा लगता है। ये नहीं पता उसने उस ऑयल को इतना रगड़ा लगाया, इतना रगड़ा लगाया, वो इतना सारा ऑयल क्यों फेंकेगा भाई, वो पागल थोड़ी है। तो उसके दोबारा गरम करेगा बिल्कुल, उसको। उसके सॉल्यूशंस होते हैं। उसके सॉल्यूशंस ये होते हैं कि आप क्यों डीप फ्राइंग की तरफ जा रहे हैं, आप शैलो फ्राइंग की तरफ आए, आप शैलो, फिर उसके बाद स्टेजेस होते हैं, आप शैलो के बाद आहिस्ता आहिस्ता और कम पे आए, फिर आप बेक पे चले जाएं। तो हर चीज का सॉल्यूशन है कि आप उसको किस तरीके से, हम ये नहीं कहते बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं कभी ये नहीं कहती, क्योंकि मैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मैं कभी ये नहीं कहती कि आप जो है ना वो ऑयल निकाल के फेंक दें। हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो इसका सोल्यूशन आपने दोबारा बताना है ब्रेक के बाद। बिल्कुल, वापस सरप्राइज है बिल्कुल, भाई, ऑयल को आप संभाल सकते हैं। माशाल्लाह जुबाला ने कुछ ना कुछ एक निकाल दिया आइडिया। तो लेट्स यहाँ पढ़ेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।